Hello everyone, I am Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हरित क्रांति शब्द 1960 के दशक में भोजन उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि को सूचित करता है। भारत में हरित क्रांति का आशय कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकों तथा खेत की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। इस क्रांति की आधारशिला 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई, जिन्होंने गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक प्रतिरोधी बोनी किस्में विकसित की। बाद में 1960 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, फिलीपींस के वैज्ञानिकों द्वारा चावल की उन्नत वर्ण संकर हाइब्रिड किस्में विकसित की गई। गेहूं तथा चावल की यह अधिक उपज वाली किस्मों के बीज विश्व के विभिन्न भागों में पहुंच गए, जिससे हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। भारत में अधिक उपज वाले उन्नत बीजों का कार्यक्रम मैक्सिको में विकसित गेहूं की बोनी किस्मों के 1966 से 67 में देश में प्रवेश से प्रारंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ हुआ। 1983 तक इसमें चावल की खेती को भी सम्मिलित कर लिया गया। हरित क्रांति का विस्तार बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी हो गया। भारत में सन 1966 से खरीफ मौसम में नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम HYVP के नाम से पुकारा गया। 1967-68 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 1966-67 की तुलना में लगभग 25% वृद्धि हुई। यह वृद्धि इससे पहले की योजना काल के 16 वर्षों में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा कहीं अधिक तथा तीव्र थी। अधिक वृद्धि का होना वास्तव में एक क्रांति के समान ही था। अतः इस वृद्धि को हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति का अभिप्राय है कृषि की उपज में अत्यधिक वृद्धि करना, लंबी अवधि तक कृषि उपज के ऊंचे स्तर को बनाए रखना। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं अथवा कारक। सबसे फर्स्ट है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYV सीड्स। सन 1966 में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग शुरू किया गया। उन्नत बीजों के प्रयोग का यह कार्यक्रम विशेषतः 5 फसलों गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार के लिए अपनाया गया। इन बीजों में गेहूं के कल्याण व सोना, बाजरे के HV1, मक्का के गंगा 101, ज्वार के CSH2 तथा चावल के विजय, रत्ना व पद्मा आदि प्रमुख हैं। इन बीजों के आविष्कार तथा विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों ने बहुत योगदान दिया। नंबर 2, उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ फर्टिलाइज़र।
हमारे देश में गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करने की परंपरा रही है। लगभग 100 करोड़ टन गोबर प्रति वर्ष प्राप्त होता है, परंतु इसका 40% भाग ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः हमारी मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में उचित खाद नहीं मिलती, जिससे कृषि उत्पादन में कमी रहती है। नई कृषि नीति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नंबर 3, सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई के विस्तार से हरित क्रांति को बहुत सफलता मिली। भारत जैसे मानसून प्रदेश में सिंचाई का बड़ा महत्व है। भारत में नहरें, कुएं, नलकूप तथा तालाब सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं। नंबर 4, कीटनाशक औषधियों का प्रयोग, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। अधिक उत्पादन देने के लिए फसलों को कीड़ों तथा बीमारियों से बचाना अति आवश्यक है। इसके लिए कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति के अधीन इन औषधियों के प्रयोग को बढ़ाया गया है। नंबर 5, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी। भारतीय कृषि में पुराने, साधारण तथा परंपरागत हाथ के औजारों के स्थान पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग अधिक बढ़ गया। इससे हरित क्रांति को सफलता मिली। आधुनिक कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, पिकर, ड्रिल, बिजली की मोटरें, पंपिंग सेट आदि प्रमुख हैं। किसानों को सस्ती तथा अच्छी मशीनरी दिलाने के लिए विभिन्न राज्यों में कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं। कई राज्यों में ट्रैक्टर तथा अन्य कीमती उपकरण किराए पर दिलाने के लिए कृषि सेवा केंद्र खोले गए हैं। नंबर 6, मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसल। मल्टीपल क्रॉपिंग में उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी आदि के प्रयोग से फसलें कम समय में तैयार होने लगी, जिससे एक खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना संभव हो गया। उदाहरणतः यदि किसी खेत में अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल काट ली जाए, तो उसके पश्चात उस खेत में मूंग आदि की फसल बो दी जाती है, जो लगभग 2 माह में तैयार हो जाती है। इसके पश्चात उसी खेत में चावल आदि बोया जा सकता है। एक खेत में वर्ष में कई फसलें पैदा होने से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। नंबर 7, मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग। हरित क्रांति के विस्तार हेतु परीक्षण अति आवश्यक है। इस संदर्भ में सरकार ने विस्तृत कार्यक्रम बनाया, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के मृदा का सरकारी प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। इन परीक्षणों से यह पता लगाया जाता है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किन तत्वों की कमी है और किसे किन उर्वरकों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी जाना जाता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अधिक होगी और उसमें किस प्रकार के बीज बोए जाएं। नेक्स्ट, ऋण सुविधाएं, क्रेडिट फैसिलिटीज़। सरकारी नीति के अंतर्गत किसानों को ऋण सुविधाएं प्राप्त होने लगी। पहले किसान अपनी आवश्यकता का 90% ऋण महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पर लिया करता था, जिसे चुकाना बहुत कठिन हो जाता था। परंतु अब किसानों को सहकारी समितियों, बैंकों तथा अन्य साधनों से कम ब्याज पर ऋण मिलने लगा है। नंबर 9, भू संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए भू संरक्षण कार्यक्रम भी लागू किया गया। भूमि कटाव को रोकने तथा भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। मरुस्थलों के विस्तार को रोकने तथा शुष्क कृषि प्रणाली के विस्तार के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। देश में लगभग 5 करोड़ एकड़
बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। क्रॉप रोटेशन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। नेक्स्ट, ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। कृषि उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत सबसे सस्ता एवं सुगम शक्ति साधन है। अतः कृषि के विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण अति आवश्यक है। नंबर 11, बिक्री संबंधी सुविधाएं, मार्केटिंग फैसिलिटीज़। पहले किसानों को अपनी उपज अनियंत्रित मंडियों में बेचनी पड़ती थी। इन अनियंत्रित मंडियों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी आय बहुत कम होती थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में काफ़ी सुधार हुआ और लगभग 7,521 नियंत्रित मंडियां स्थापित की गई हैं। किसानों को अपनी कृषि उपज को रखने के लिए गोदाम, शीत भंडारण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है और उन्होंने कृषि के विकास के लिए काफ़ी धन व्यय किया है। इससे हरित क्रांति को काफ़ी बढ़ावा मिला है। फसलों की कीमतों का निर्धारण करना। पहले कृषि उत्पादन अधिक बढ़ जाने से बाजार में फसलों की कीमतों के कम हो जाने का भय रहता था, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया। यह आयोग समय समय पर विभिन्न फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। जब फसलों का वास्तविक मूल्य पूर्व निश्चित मूल्यों से नीचे गिरने लगता है तो सरकार स्वयं न्यूनतम मूल्य पर फसलें खरीद लेती है। इससे किसान आर्थिक शोषण से बच जाते हैं और उन्हें कृषि उपज को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सरकार द्वारा फसलों की खरीद अब सामान्य सी बात हो गई है। इस दिशा में भारतीय खाद्य निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद।